हमारे पास अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब अल्फ्रेड वार्नर के बारे में हमें इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि अल्फ्रेड वार्नर जो थे ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रासायनिक गुणों के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निकाला। और वही थे ये बताने वाले कि जो डी ब्लॉक तत्व हमारे ट्रांजिट एलिमेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। और किस रूप में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल अगर जिसने सबसे पहले प्रस्तुत की वो थी अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ही समझाया और इसी के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे पढ़े गए। और इनके रिसर्च के लिए अल्फ्रेड वार्नर को नोबेल प्राइज भी मिला। अल्फ्रेड वार्नर को क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस खोज के लिए। तो आइए जानते हैं कि अल्फ्रेड वार्नर ने क्या थ्योरी थी। अल्फ्रेड वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने के लिए एक कंपाउंड लिया। उन्होंने लिया कोबाल्ट को, COCl3.6NH3। उन्हें एक थोड़ा इस साइड पे लिखूंगा मैं क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं। कोबाल्ट को लिया, कोबाल्ट को के साथ में कोबाल्ट Cl3.6NH3 लिया, ये कंपाउंड लिया। और इस कंपाउंड के उन्होंने क्या क्या रूप लिए, कितने रूप में लिया? COCl3.5NH3 लिया। दूसरा कंपाउंड क्या लिया उन्होंने? कोबाल्ट का ही ये लिया। तीसरा उन्होंने लिया कोबाल्ट का ही COCl3.4NH3। चौथा लिया उन्होंने COCl3.4NH3। अब आप कहेंगे ये तो सब एक जैसे ही है सर, इसमें क्या अंतर है? देखिए बेटा, ये इनके आइसोमर है। क्या है ये? इनके आइसोमेरिज्म है। आप जानते हैं समायोवी हैं। क्या है? सारे के सारे कोबाल्ट के समायोवी हैं। अब हम आइसोमर जब पढ़ेंगे उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा आइसोमर क्या होते हैं। फिलहाल ये कंफ्यूज मत होना कि ये सब एक ही जैसे क्या है। इन्होंने कोबाल्ट नाम के ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसके आइसोमर्स लिए क्लोरीन और NH3 के साथ। क्लोरीन और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब इस कोबाल्ट Cl3 का अभिक्रिया के में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया। क्या मिलाया? सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्या किया इन्होंने? जब क्या ऐड किया? प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब इन्होंने मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट जब इन्होंने AgNO3 मिलाया, देखिए सब में उन्होंने क्या किया, इस कोबाल्ट का जो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, कंपाउंड लिया, उसमें उन्होंने AgNO3 मिलाया। क्या मिलाया? AgNO3। देखिए बेटा, AgNO3 और प्लस AgNO3। हुआ क्या, जब उन्होंने सब में AgNO3 मिलाया तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मैं प्रत्येक कोबाल्ट में, जिसमें कि इस प्रत्येक में क्या लिया उन्होंने, देखिए यहां भी 3 क्लोरीन, यहां भी 3 क्लोरीन, यहां भी 3 क्लोरीन, यहां भी 3 क्लोरीन, अमोनिया 6,5,4,4 में आ गया। उन्होंने सब में जब AgNO3 मिलाया तो वो अनुमान लगा रहे थे कि क्योंकि यहाँ 3 क्लोरीन है और यहाँ 1 सिल्वर है, तो जाहिर सी बात है जितने क्लोरीन होंगे उतने ही सिल्वर क्या निकलेंगे, क्लोरीन के साथ में मिलकर के बाहर निकलेंगे। जितने क्लोरीन उतने ही सिल्वर इससे जुड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब भी क्लोरीन से सिल्वर की अभिक्रिया होती है तो तुरंत क्या बनता है? प्रिसिपिटेट बनता है। वेरी क्विकली सिल्वर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब हमने यहाँ सिल्वर नाइट्रेट लिया तो जाहिर सी बात है यहाँ 3Cl थे, तो वो अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ से कितने Ag बाहर निकलेंगे, AgCl बाहर निकलेंगे, 3AgCl बाहर निकलेंगे। कितने AgCl बाहर निकलेंगे? 3AgCl बाहर निकलेंगे। यहां भी उन्होंने अनुमान लगाया 3AgCl बाहर निकलेंगे, यहां भी उन्होंने अनुमान लगाया 3AgCl बाहर निकलेंगे, यहां भी अनुमान लगाया 3AgCl बाहर निकलेंगे। उन्होंने सोचा कि ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी कि Ag के क्या क्या निकलेगा। यहाँ पे भी उन्होंने सोचा 3AgCl बाहर निकलेगा, यहाँ भी उन्होंने सोचा 3AgCl क्योंकि 3 क्लोरीन है, यहाँ भी उन्होंने सोचा कि 3AgCl ही बाहर निकलेगा, यहाँ भी उन्होंने सोचा 3AgCl बाहर निकलेगा अनुमान के रूप में। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ 3AgNO3 रिएक्शन करेगा, यहाँ भी 3AgNO3 रिएक्शन करेगा, यहाँ भी 3AgNO3 करेगा, यहाँ भी 3 मोल लेने पड़ेंगे किसके? Ag के। ये था अनुमान। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अनुमान था उनका कि ऐसे ही होगा। हम ऐसे ही तो सोचते हैं कि रिएक्शन कैसे करते हैं, हम बैलेंस करते हैं कि इस प्रकार से तो बैलेंस होगी, बाकी जो बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। उन्होंने ये सोचा, लेकिन हुआ क्या? देखिए बेटा, ये तो उनका अनुमान था, लेकिन प्रायोगिक रूप से क्या हुआ? जब प्रयोग किया उन्होंने तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया ये, तो प्रायोगिक रूप से यानी प्रयोग से क्या मिला उनको? यहां से बेटा जो AgCl निकले वो मात्र यहां तो निकले 3AgCl, यहां क्या निकले? 3AgCl।
यहां क्या निकले 2AgCl। यहां जब उन्होंने देखा तो 2AgCl, यहां से केवल AgCl ही निकला और यहां से भी केवल AgCl एक मोल। यहां से तो 3 मोल निकले, कितने मोल? 3 मोल। यहां 2 मोल, लेकिन यहां 1 मोल AgCl निकला और यहां 1 मोल ही AgCl निकला। फिर से देखिए, उन्होंने कोबाल्ट के ही आइसोमर लिए, उनमें उन्होंने AgNO3 की अभिक्रिया कराई, AgNO3 को मिलाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब मैं AgNO3 मिलाऊंगा, क्योंकि यहां क्लोरीन 3 है, तो सबसे क्या निकलेगा? 3AgCl निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रायोगिक रूप से उन्होंने देखा कि यहां तो 2 मोल ही AgCl, यहां 3 मोल AgCl निकले, लेकिन यहां 2 ही मोल AgCl निकले, यहां 1 ही मोल AgCl निकला और लास्ट वाले में भी 1 ही मोल AgCl निकला। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने देखा कि यहां पे जो ये कोबाल्ट है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में रहता है। उन्होंने कहा जो भी तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में होता है वो अपनी 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है या 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। देखिए कैसे। उन्होंने इसी कंपाउंड को अब इस प्रकार से लिखा। उन्होंने कहा जो ये CO है, CO.6NH3 जो है, NH3 जो है, CO का NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 जो है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और क्लोरीन इसके बाहर है। क्लोरीन कहां है? इसके बाहर है। उन्होंने इस कंपाउंड को इस रूप में लिखा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये कोबाल्ट जो है अमोनिया के साथ में मिलकर के क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के कारण ये इस प्रकार से, इससे पहले वाले से कितने Cl निकले? 3Cl। यानी उन्होंने कहा कि जो ये सेंट्रल मेटल धनायन है कोबाल्ट, ये इसको 6 लोन पेयरों की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 6 के। तो ये अपने बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितने लोन पेयर लेता है? 6। क्यों? NH3 के पास कितने हैं? एक NH3 के पास 1 लोन पेयर होता है, तो 6 के पास कितने? 6। तो कोबाल्ट की जो बैलेंसी है वो 6 लोन पेयर से बैलेंस होगी। किससे बैलेंस होगी? 6। अब आपको पता है कि डी ब्लॉक क्यों लेते हैं? आपको पता है कि डी कक्षक इनके खाली होती है और इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने पे और इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए और तत्वों को क्या सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक तत्व इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये कोबाल्ट जो है, ये कोबाल्ट अपने से क्या जोड़ता है? इसको 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 6 लोन पेयर है, तो इसलिए इसने अमोनिया से 6 ले लिए। दूसरे वाले केस में ऐसा क्या हुआ कि 3AgCl मिलना था, लेकिन मिला 2AgCl, क्योंकि इसके अपनी बैलेंसी को पूर्ण करने के लिए 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे आपकी बार अमोनिया कितने हैं? 5 में ही है। अमोनिया कितने में है? 5 में। तो दूसरा जो कंपाउंड इसका बना, ये दूसरा कंपाउंड कैसे बना? CO.Cl और NH3 का होल 5 और बाहर क्या निकला? Cl2। देखिए फिर से देखिए, पहला कंपाउंड तो ये था कि ये वाला है। दूसरे में ऐसा क्या हुआ कि 2 ही मॉलिक्यूल निकले, किसके? AgCl। ये Cl2 बाहर निकले का मतलब क्या है? AgCl2 के रूप में बाहर निकला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोबाल्ट को अपनी संयोजकता को बैलेंस करने के लिए 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। वो हर बार 6 ऋणायन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास, क्योंकि वो तो धन है, पॉजिटिव चार्ज होता है कोबाल्ट पे, तो उसको 6 ऋणायन चाहिए। तो ऐसे के लिए उसने क्या किया? अगली बार जो 5NH3 मॉलिक्यूल लिया था, उसमें 5 तो उसको कहां से मिल गए? 5 इलेक्ट्रॉन तो उसको कहां से मिल गए? NH3 से। और एक कहां से ले लिया उसने अपनी बैलेंसी को बराबर करने के लिए? क्लोरीन से। एक कहां से लिया? फिर से कितने हो गए? देखिए 6 ही हो गए। कोबाल्ट से कितने जुड़े हैं ऋणायन? यहां पे कोबाल्ट से कितने जुड़े थे? 6। यहां भी कितने जुड़े? 5 NH3 और 1 Cl। यहां भी कितने हैं? 6। यहां भी कितने हैं? 6। कहने का मतलब है कोबाल्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है, उसको 6 ऋणायन चाहिए। ठीक है, यानी उसके साथ में जो लिगेंड जुड़ेंगे वो किस संख्या में जुड़ेंगे? 6 संख्या में जुड़ेंगे, 6 के नंबर्स में जुड़ेंगे। हर बार ऐसे ही हुआ, इसीलिए 1 Cl इसने यहां से ले लिया, इसलिए यहां पे आपको क्या मिला? AgCl मिला। 2 ही मॉलिक्यूल मिले 3 की जगह। यहां पे आइए, यहां पे देखिए 4NH3 है, तो इसको फिर से 6 पूरे करने पड़ेंगे। 6 पूरे करने के लिए इससे क्या ले लेगा? 2 Cl और लेगा। क्या लेगा? 2 Cl। मैं ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे 4 है, तो इसके फिर से अपनी 6 को पूरा करने के लिए 4 तो इसने अमोनिया से ले ले, 2 Cl किससे ले लेगा? क्लोरीन से ले लेगा। इसलिए इसके बाहर क्या निकलेगा? एक ही Cl निकला। बाहर क्या निकला? एक ही Cl। तीसरे कंडीशन में भी बाहर क्या निकला? एक ही Cl। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ा होता है और अपने साथ में 6 अन्य लिगेंडों को ऋणायन या उदासीन परमाणु के समूह को जोड़ता है। इसलिए वार्नर ने जब कोबाल्ट के इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिया तो उन्होंने ये प्रायोगिक परीक्षण पाया कि पहले में 3 आए, दूसरे में 2 ही मोल क्यों आए, 1 ही मोल क्यों आए, क्योंकि कोबाल्ट ने अपनी संयोजकता को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक एक क्लोरीन, यहां से 1 क्लोरीन, यहां से 2 क्लोरीन, यहां से 2 क्लोरीन अपने पास क्या है ले लिए, क्योंकि उसको तो अपने पास 6 लिगेंडों को जोड़ना था। इस प्रकार तो ये जब ये भार का जो हिस्सा आता है, देखिए बेटा आप इस इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी आपको समझाता हूं कि ये किस रूप में बना, ये बाहर क्यों आया और ये अंदर क्यों है। देखिए वार्नर ने क्या देखा, उन्होंने कहा कि क्यों ये क्लोरीन 3 बाहर आए और NH3 से, कोबाल्ट को 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के साथ में मिलकर के अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। जो ये बाहर निकला ये केवल कोबाल्ट के ऑक्सीकरण अवस्था को बैलेंस करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस करता है। कैसे? अगर हम देखें इसमें ये जो कोबाल्ट की अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या निकलेगा, अमोनिया पे 0 होता है, ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसको हम 0 लिख देंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 0, और क्लोरीन को ले लेंगे यहाँ पे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, 1 होता है। तो यहां से क्या निकलेगी हमारी x इक्वल टू +3 निकलेगी। यानी कोबाल्ट यहाँ +3 में है, तो कोबाल्ट जब +3 में है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या चाहिए हमको, -3 चाहिए। तो ये जो बाहर निकला ये केवल सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीकरण अवस्था को बैलेंस करता है, ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, बैलेंस करता है, इसलिए बाहर निकला। अंदर जो है वो क्या बनाता है हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप। अब देखिए बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट किस रूप में जुड़ा होता है। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे जो कोबाल्ट में NH3 है वो इस रूप में होते हैं, 6 NH3 इस रूप में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी बनती है, NH3 इस रूप में होते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है कोबाल्ट का, ये है। और हर बार आप देखेंगे इसको 6 ही लिगेंड जुड़े होंगे। जब एक Cl आया दूसरे नंबर पे तो यहाँ NH3 हट जाएगा और वो Cl जुड़ जाएगा। जब 2 Cl आए तो वहां पे क्या होगा, 2 NH3 हट जाएंगे और वो Cl जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। ये प्लेन है, 4 ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। इस प्रकार से इस पे क्या होते हैं, ये NH3 जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से। ठीक है, तो ये था अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी, जिसमें अल्फ्रेड ने बताया कि डी ब्लॉक तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस रूप में बनते हैं। इनके बाहर जो निकलता है वो केवल उसकी ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस करने के लिए होते हैं। जो अंदर जुड़े होते हैं उनको लिगेंड कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड जुड़ा होता है वो दोनों मिलकर के उप संयोजक। वार्नर जो हमारे अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी थी, अल्फ्रेड वार्नर ने कोबाल्ट का उदाहरण लेकर के ये बताया प्रायोगिक मान से। ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से कोबाल्ट के आइसोमर्स का जब उन्होंने एग्जांपल लिया था, जब उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद में किस प्रकार से 3 मोल Ag, 2 मोल Ag, 1 मोल Ag, 1 मोल Ag Cl के रूप में बाहर निकले, जबकि एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि सबसे 3-3 निकलेंगे। ठीक है ना। तो अब इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 प्रकार की बैलेंसी शो करते हैं। अपनी जो थ्योरी थी उनकी, अपनी थ्योरी के आधार पर उन्होंने कहा कि एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जुड़े हुए होते हैं और अपनी बैलेंसी को संतुष्ट करते हैं डोनरों के द्वारा। अब वो इस निर्णय पर निकले कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी 2 प्रकार की बैलेंसी होती है, यानी ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। फिर से उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कोबाल्ट के एग्जाम्पल में आपको बताया। आपने देखा, हम देख रहे हैं कल कि ये कोबाल्ट होता है, इसमें NH3 होल 6 एंड जो कंपाउंड बना उनका वो इस प्रकार से होगा Cl3। ठीक है, इस प्रकार से वो कंपाउंड होगा क्योंकि वो जो Cl3 है वो 3Cl इस वाले कंपाउंड में AgCl के रूप में बाहर निकलते हैं, 3AgCl मोल, तो उसको इस प्रकार उन्होंने लिखा। अब उन्होंने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये 2 प्रकार की बैलेंसी दिखाते हैं। तो किस प्रकार की 2 प्रकार की बैलेंसी दिखाएंगे, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल हमारे पास कोबाल्ट का है, एमीन है, क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। ये सब क्लियर होगा हमारा कि ये NH3 क्यों यहाँ आया, ये Cl बाहर क्यों गया, क्योंकि ये क्या हुआ, AgNO2 के साथ में इसने अभी क्रिया करी, 3AgCl गए इसमें बाहर। पहले वाला उदाहरण है। अब देखिए 2 प्रकार की कौन कौन सी बैलेंस, पहली बताई उन्होंने प्राथमिक, पहली उन्होंने बताई प्राइमरी बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता के लिए उन्होंने कहा कि जो ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राथमिक संयोजकता होती है
वो एक तो क्या होती है प्राथमिक संयुक्ता, उसको कहते हैं कि जिसमें आयन क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आयन आयनित हो जाते हैं। जो कंपाउंड के साथ में जुड़ा हुआ तत्व है, परमाणु का समूह, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, आयन। तो देखिए बेटा, अगर हम इसका जलीय विलयन ले, इस वाले कंपाउंड का जलीय विलयन ले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो एज इट इज रहता है आपका। देखिए कल हम पढ़ रहे थे ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो इस ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो बंद होता है वो आयनित नहीं होता, तो हम ये उसी को तो कंपाउंड कह रहे थे। तो ये इस प्रकार से होगा NH3 का होल 6, और ये आयनों में जब जाएगा तो इसे 3 माइनस आएगा, और प्लस इसमें साथ 3Cl क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये तो अपने आयन लूज नहीं करता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते ये वाला हिस्सा है, ये तो जस्ट बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए होता है, ये मैंने आपको कहा था। तो देखिए ये क्या हुआ, ये तो नहीं टूटा, लेकिन ये जो बाहर इसके साथ में जुड़ा हुआ था, जो बैलेंसी को बैलेंस करने, वो आयनों में टूट गया। वो आयन क्या हो गया, अलग हो गया। वो आयन क्या हो गया, आयनित हो गया। ये अनआयनाइज्ड है, ये तो आयनाइज नहीं हुआ, लेकिन अंदर वाला हिस्सा तो एज इट इज है। देखिए COBO से NH3 भी कोई इन आइडेंटिटी नहीं खोई, लेकिन ये आयनित हो गया, क्लोराइड बाहर निकल गया। तो जो आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाता है, जो हिस्सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वैलेंसी कहते हैं। जो हिस्सा क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। अब आपको पता है कि आयनित कौन हो रहा है, जो हिस्सा आयनित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हो जाता है, उसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। सिंपल समझिए आप, प्राइमरी वैलेंसी। इसका मतलब इस कंपाउंड में आपने देखा जो भार है, कंपाउंड के अंदर नहीं, जो भार है, भार वाला हिस्सा आयनित होता है। ये कल मैं आपको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टार्टिंग करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हम उनको बोलते हैं जो कि आयनित नहीं होते, और दूसरा क्या है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। तो ये बीच का हिस्सा तो आयनित होता ही नहीं है, तो यही हिस्सा जो बाहर होता है, जो आयनों को बैलेंस कर रहा होता है, इसके चार्ज को, वो आयनित होता है। तो वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी, जो आयनित हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर। अब अगर हम इसके एग्जांपल में देखें, इस वाले कंपाउंड में देखें, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ये जो Cl है, यहां पर जो Cl3 है, ये किसको शो कर रहा है, यहां पे इस कंपाउंड में प्राथमिक वैलेंसी को शो कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है Cl3। और कितनी है इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 3। पॉइंट इज क्लियर। फिर से आपको कह रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी उसको कहते हैं जो आयनित हो जाता है। कंपाउंड में से जो परमाणु का समूह या परमाणु अणुओं का समूह जो आयनित हो जाएगा, अपने आयनों में चला जाएगा, वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। वो जितनी संख्या में होगी वो उसका वैल्यू होगी। तो ये 3 थे, इसलिए इसकी क्या हो गई, 3 हो गई। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी 3 हो गई। सेम दैट कोबाल्ट का ही एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, या कोबाल्ट का नहीं, फेरोसाइनाइड का लेते हैं दूसरा उदाहरण। पहला मैंने चलो कोबाल्ट का आपको दे दिया, दूसरा हम देख रहे थे K4FeCN का होल 6, फेरोसाइनाइड लिख रहे थे ना, CN का होल 6 यहां पर। अब हमने कल इसी का उदाहरण देकर मैंने आपको बोला था कि ये कोवलेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, मैं एग्जांपल में बोल रहा था कि ये फेरोसाइनाइड आयनित नहीं होता, लेकिन पोटेशियम 4 धनायन निकल जाता है यहां से। तो यहां से क्या निकल जाता है आपका, K4 K पॉजिटिव, एंड प्लस क्या होता है अलग आपका, जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है वो एज इट इज आपका विलयन में आ जाता है, और 4 माइनस। तो ये निकला, ये जो हुआ ये तो एज इट इज है, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शो कर रहा है, लेकिन ये बाहर निकल गया, आयनित हो गया। तो यानी ये वाला पोर्शन जो आयनित हुआ वो उसकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। यानी इसमें K4 प्राइमरी वैलेंसी के रूप में आएगा, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ पर 4 होगी, क्योंकि ये 4 में आयनित हो गया, इसलिए ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और प्राइमरी वैलेंसी का मान क्या होगा इसका, ये प्राइमरी वैलेंसी होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। पॉइंट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, इजीली आप समझिए, बस जो आयनित हो रहा है। और अक्सर आप देखेंगे आयनित वो हिस्सा होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा कभी भी आयनित नहीं होता, वही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। बाहर जो होता है हमारे ब्रैकेट के, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो केवल बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है। मैंने कल आपको कहा था उनके आवेशों को बैलेंस करने के लिए होती है, वो आयनित हो जाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। अब आती है सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए, कुछ नहीं है इसमें, और ये अक्सर पूछा जाता है, और इसीलिए प्रायोगिक मान के आधार पर
वार्नर ने ये चीज प्रूव की थी और इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब आइए सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, ये उनकी थ्योरी थी कि दो प्रकार के संयोजक दिखाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। अब जब प्राइमरी संयोजकता आयनित हो जाती है तो द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, अनायनित होगी। द्वितीयक संयोजकता हम किसको कहेंगे, जो अनायनित होगी, जो अनायनित अनायनित होगी, जो अनायनित होती है उसको हम अनआयनाइज्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय संयोजकता। तो अभी मैंने आपको इसका ये वाला पोर्शन करके दिखाया, आपने देखा आयनित ये सब कोष्टक के बाहर वाला हुआ, अंदर वाला जो हिस्सा है वो आयनित नहीं होता है। अंदर वाला हिस्सा क्या है, एजिटिज होता है। तो अंदर वाला हिस्सा अनायनित नहीं होता, बाहर वाला आयन। इसका मतलब जो अंदर वाले हिस्से की वैलेंसी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। ठीक है। तो दूसरी बात देखिए, पहला हिस्सा तो कौन सा नहीं होता हमारा, ब्रैकेट के अंदर का नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा आयनित, अनायनित, जो अनायनित होती है, जो क्या होती है, अनायनित होती है, यानी आयनों में नहीं टूटती है, उसको हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, जो अनायनित नहीं होता है उसी को एक शब्द, एक नाम और जाना जाता है, उसको लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये लिगेंडों की संख्या भी है, लिगेंडों की संख्या द्वितीयक संयोजकता का मतलब क्या है कि लिगेंडों की संख्या, कितने लिगेंड उससे जुड़े हुए हैं। मैं कल आपको बता रहा था कि जो ये सेंटर मेटल आयन से जो जुड़ता है उसको लिगेंड कहते हैं। अभी लिगेंड को हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, पार्ट्स के रूप में कितने प्रकार से उनको क्लासिफाइड करेंगे। फिलहाल आप समझे, जो द्वितीय संयोजकता है, पहली बात तो अनायनित होती है। दूसरा क्या होता है, लिगेंडों की संख्या। उसमें क्या होता है, जो लिगेंडों की जितनी संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, द्वितीय, उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंडों की संख्या को भी क्या कहते हैं, हम द्वितीय संयोजकता कहते हैं। अब आइए इसी पे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें देखिए आपने ये तो देख लिया, ये 3Cl का था आयन, लेकिन अंदर का हिस्सा आयनित नहीं होता। उसमें लिगेंड क्या है, लिगेंड सेंटर मेटल आयन तो हमारा कोबाल्ट है, लिगेंड क्या है, अमोनिया है। लिगेंड क्या है इसमें, अमोनिया। तो हम किसकी द्वितीय संयोजकता कौन कहलाएगा, जो लिगेंड है। और लिगेंड क्या है हमारा, अमोनिया। लिगेंड क्या है हमारा, अमोनिया। और अमोनिया का नंबर कितना है, 6। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 6। पॉइंट इज क्लियर। दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर करा दी है। ये अनायनित हिस्सा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो सेंटर मेटल आयन से जुड़ा होता है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। और जितने लिगेंड होंगे वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। जितने लिगेंड होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है, द्वितीय। और ये द्वितीय संयोजकता ही है जो इस कोऑर्डिनेशन यौगिक को स्पेसिफिक शेप देती है। ये इसकी संरचना या आकार में भी भाग लेती है, इससे इसका आकार निर्धारित नहीं किया जाता। द्वितीयक जो वैलेंसी है उसके द्वारा इसको एक स्पेसिफिक शेप मिलता है, यानी विशिष्ट आकार मिलता है। क्या देती है, लिगेंडों की संख्या, और दूसरा क्या है इसमें, विशिष्ट आकार। इससे क्या मिलता है इसको, विशिष्ट आकार, स्पेसिफिक शेप। ये इसको एक विशिष्ट आकार देती है। कल मैं आपको बता रहा था, अभी मैं बताऊं कोबाल्ट को किस प्रकार से हमने ऑक्टाहेड्रल इसका शेप बना था, जिसके लिए भी सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्स। एक और उदाहरण लेते चलो, फेरोसाइनाइड का, वही जो मैं आपको करा रहा था कि K4, अब ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, FeCN का होल 6। ये अब इसमें आप देखो, सीधा देख लीजिए आप, ये वाला हिस्सा अनायनित है, अनआयनाइज्ड होता है, यानी आयनों में नहीं टूटता। और इसमें लिगेंड क्या है, साइनाइड है, क्योंकि सेंटर मेटल आयन क्या है, आयरन है। तो लिगेंडों की संख्या 6 है, और वही लिगेंडों की संख्या इसकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी। यानी यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आपकी, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। पॉइंट इज क्लियर। तो ये कहा था अल्फ्रेड वार्नर ने कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। पहली होती है प्राथमिक संयोजकता, जो अनायनित होता है, जो आयनित हो जाते हैं, यानी जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं। द्वितीयक होती है जो ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं। लिगेंड्स आपके दो, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे हमने कल कोबाल्ट में दिखा था, कोबाल्ट का जो दूसरा हिस्सा बना था, कोबाल्ट ClNH3 का होल 6, एक ये भी बना था, और बाहर क्या निकला था हमारे यहाँ पे, Cl2, सॉरी होल 5 एंड Cl2 बार। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी क्या होगी, तो सीधा सीधा आपने देखा, ये प्राइमरी वैलेंसी होगी, कितनी है, 2। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड। 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड, यही तो जुड़ा, ये लिगेंड है ना,
ये तो कोबाल्ट सेंटर मेटल आयन है, ये इसकी क्या कौन सी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। और ये सेकेंडरी वैलेंसी कितनी वैल्यू कितनी होगी, 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन इक्वल टू कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये है बेटा आपके पास प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ये किस प्रकार से ये सेप रिस्पॉन्सिबल करते हैं, जैसे मैंने कोबाल्ट का आपको बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कह रहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेफ स्पेसिफिक सेप देती है, किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को विशिष्ट आकार देती है। वो मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर मैं देखिए कोबाल्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आपने देखा, कल भी मैंने आपके लिए कोबाल्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल किसमें रहता है, और ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाता है। NH3 यहाँ होते हैं कोबाल्ट पे, देखिए NH3 एक यहाँ होता है, एक NH3 यहाँ पर होता है, एक NH3 यहाँ, 6 NH3 किस प्रकार से इस पे अरेंज होते हैं। देखिए बेटा यहाँ NH3 होता है, यहाँ NH3 होता है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाता है कौन, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। और इस प्रकार से देखिए आप इसे डॉटेड लाइन से अगर हम मिला दें तो ये आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है ना। ये देखिए ये अब इसको बंद कर दीजिए आप ब्रैकेट में, और ये जो क्लोराइड है ये इसके बाहर, Cl3 क्या है बाहर। अब देखिए आप साफ देख रहे हैं कि इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका जो शेप बना, स्पेसिफिक जो शेप आया वो किसके कारण आया, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी के कारण। सेंटर मेटल आयन कोबाल्ट, और कोबाल्ट को कितने द्वितीयक संयोजकता वाले परमाणु ने जोड़ रखा है, यानी जिनको हम लिगेंड कहते हैं, जुड़े हैं, उसके कारण कोबाल्ट का स्ट्रक्चर बनता है, ज्योमेट्री बनती है। इसलिए ये स्पेसिफिक शेप की बात करी थी कि एक स्पेसिफिक शेप दिखाते हैं। क्लोराइड बाहर हो गया, इसलिए अगर आप इसको ना भी लिखें तो इस पे क्या होता है, -3 प्लस का चार्ज होता है, क्योंकि 3Cl इसमें क्या होती है, क्लोराइड आयन क्या होते हैं, सीधा बाहर निकलते हैं। ये है स्पेसिफिक। तो सेकेंडरी जो आपकी वैलेंसी है वो देखिए ऑक्टाहेड्रल शेप बना रही है, किसका, इस वाले कंपाउंड का, जो कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड से मिलकर के बना हुआ है। ये है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये था बेटा वर्नर थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट वन, किस प्रकार से का उनका एक्सपेरिमेंट था, किस आधार पर उन्होंने प्रायोगिक आधार पर बताया कि जो ट्रांजिट एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ट्रांजिट एलिमेंट के डी ऑर्बिटल, अधिकतम डी ऑर्बिटल खाली होता है, यानी किसी में 1, किसी में 2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं। और आपको पता है डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनके अंदर कैपेसिटी होती है अन्य इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। और क्यों ये द्वितीयक वैलेंसी दिखाते हैं इस प्रकार से, तो ये उसका रीजन उन्होंने क्लियर किया। बहुत अच्छे से वार्नर ने इस चीज को समझाया, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। तो ये आपका वार्नर थ्योरी कंप्लीट हुई बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अच्छे से देखिए। अक्सर पूछा जाता है कि वार्नर थ्योरी में जो इसका उदाहरण पूछा जाता है कि बताइए किस प्रकार का शेप ये बनाएगा और क्यों प्राथमिक वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से आप क्या समझते हैं। अच्छे से रीड आउट करिए, वीडियो को जरूर देखिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।